नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत कर रहा हूं आपके अपने इस चैनल एलक्स एकेडमी में। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, जो कि चैप्टर का नाम था ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। उसके बाद हमने इसमें 2 मैप देखे थे। एक मैप था अरब जियोग्राफर अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया। दूसरा मैप था इसके 600 साल बाद एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 1720 में बनाया। इन दोनों मैपों के बारे में जानकारी लेकर उसके बाद आगे हम बढ़े, जिसमें कि हमने कुछ नई और पुरानी शब्दावली, दैट मीन्स न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, दैट इज़ द हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, कि इतिहासकार और उनके स्रोत, कि इतिहासकार ने कैसे कैसे हमारे इतिहास को जाना, उसको हम तक पहुंचाया और उन्होंने क्या क्या स्रोत यूज़ किए। हिस्टोरियंस डिफरेंट use types of sources. Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. इतिहासकार अलग अलग तरह के सोर्स, अलग अलग तरह के स्रोत यूज़ करते थे हमारे इतिहास को जानने के लिए, जो निर्भर करता था उस समय की उनकी छानबीन के तरीक़ों पर और उस समय की अध्ययन पर। लास्ट ईयर, पिछले साल, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा एक शासक के बारे में, किसका? गुप्ता डायनेस्टी, जो गुप्ता वंश का शासक था, जिसका नाम था हर्षवर्धन। आपने कुछ शासकों के बारे में पढ़ा जिसमें कि गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता राजवंश था, और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस बुक में, इस बुक में यू विल रीड, आप पढ़ोगे अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स, कुछ हजारों साल का इतिहास। फ्रॉम रफली बात करें तो 700 से लेकर 1750 तक, लगभग 1000 साल का इतिहास आप इसमें पढ़ेंगे। यू विल नोटिस, आप ध्यान देंगे, सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। कुछ जगह तो आपको लगेगा कि जो आपने इतिहास पिछले साल पढ़ा उसी का एक कंटिन्यू रूप, उसी से जुड़ता हुआ एक हिस्सा आगे लगातार चल रहा है। दे स्टिल रिलाई ऑन कोइंस, वे अब भी विश्वास करते हैं सिक्कों पर, इंस्क्रिप्शन शिलालेखों पर। आर्किटेक्चर होता है स्थापत्य, मतलब भवन निर्माण करने की कला। आर्किटेक्चर सुना ना, जो आपके घरों के नक्शे बनाते हैं उनको आर्किटेक्चर कहते हैं। एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, और लिखी हुई सामग्री, फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए। वो लोग सूचना के लिए अब भी सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य और लिखे हुए रिकॉर्ड्स को, लिखी हुई सामग्री को ही सूचना का आधार मानते हैं। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी आया हुआ है, कुछ अलगाव भी आया है। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस अवधि में, जो ये अवधि हम पढ़ रहे हैं, 700 से लेकर 1750 की अवधि, 1000 साल की अवधि, इस अवधि में अचानक से लिखित सामग्री एक आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गई है। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और उन लोगों ने जो उनके पास सूचना होती थी उसके बाकी तरीकों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। थ्रू दिस पीरियड, इस अवधि से पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर, जो पेपर था, जो कागज़ है, वह धीरे धीरे सस्ता हो रहा था या सस्ता था। एंड मोर वाइडली अवेलेबल, और आसानी से हर जगह मिलने लगा था। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, लोग इसका इस्तेमाल करने लगे थे, क्या लिखने के लिए? धर्म ग्रंथ लिखने के लिए। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, शासकों के वृत्तांत लिखने के लिए। लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, संतों के लेखन और उपदेश लिखने के लिए। पेटिशंस, अर्जियाँ लिखने के लिए। जुडिशियल रिकॉर्ड्स, अदालतों के
दस्तावेज जो के रूप में भी पेपर का इस्तेमाल होता था। एंड और आखिरी फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, और हिसाब और करों के खातों के रूप में भी कागज़ का इस्तेमाल होता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, जो पांडुलिपियाँ थी, जो हस्तलिखित किताबें थी, उनको अमीर लोग, वैल्यूएबल अमीर लोग खरीदते थे, शासक लेते थे। मोनेस्ट्रीज मठों में और मंदिरों में उनको इकट्ठा किया जाने लगा। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज, उनको पुस्तकालयों और आर्कीज और अभिलेखागारों में संभाल कर रखने लगे। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये पांडुलिपियाँ, एंड डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन, हमें बहुत अधिक जानकारी देते हैं टू हिस्टोरियंस, इतिहासकारों को, बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, लेकिन इनको इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए, वैल्यू ऑफ पेपर, पेपर की कीमत क्या। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट बताए जाएंगे, उन दोनों को देखकर आप बता सकते हैं कि पेपर की किस समय में क्या वैल्यू रही होगी। इन द मिडल ऑफ 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी के मध्य में, अ स्कॉलर, एक विद्वान, वांटेड टू कॉपी ए बुक, अपनी किताब की एक प्रतिलिपि लिखना चाहता था। अब यहाँ मैंने प्रतिलिपि का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि कॉपी का मतलब होता है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि जो लिपि लिखी हुई है उसकी ही जैसा कुछ लिखना। बट ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर, लेकिन उसके पास पर्याप्त कागज़ नहीं था। सो ही वॉश्ड द राइटिंग ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट, इसलिए उसने जो पांडुलिपि लिखी हुई थी, जो उसके काम की नहीं थी, उसको उसने मिटा दिया और उसको धो डाला। ही डिड नॉट वांट ड्राइड द पेपर एंड यूज इट, और उसको धोने के बाद सुखाकर उसने उस पेपर का इस्तेमाल किया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, ए सेंचुरी लेटर, मतलब ये बात है 13वीं सदी की और हम बात कर रहे हैं 14वीं शताब्दी की। इफ़ यू बॉट सम फूड, अगर आप कुछ भोजन खरीदते हैं बाजार से, तो यू कुड बी लकी, तो हो सकता है वह दुकानदार आपको वह भोजन पेपर में लपेट कर दे दे। अब ये आप खुद सोचिए कि किस सदी में, किस शताब्दी में जो पेपर था वह एक्सपेंसिव था या आराम से मिलने वाला था। आर्कीव्स भी पढ़ लीजिए। आर्काइव, अ प्लेस, ये वह जगह होती है जहाँ पर पांडुलिपि या दस्तावेज को संभाल के रखा जाता है। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट, आजकल सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारें अपने अभिलेखागारों में ही अपने सारे रिकॉर्ड्स, अपने सारे दस्तावेजों को संभाल कर रखती है। देयर वाज नो पेंटिंग प्रेस इन दोज डेज, उन दिनों में कोई भी पेंटिंग प्रेस या छापे खाने नहीं थे। सो स्क्रैप्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, इसलिए जो लिपिक थे या जो लिखने वाले थे वह ही सारी पांडुलिपियों को कॉपी, उनकी प्रतिलिपियाँ हाथों से लिखते थे। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज, कभी अगर आपने अपने दोस्त की कॉपी से होमवर्क किया हो अपनी कॉपी में, तो आपको पता होगा कि वह कितना कठिन है। कभी कभी आप उसका लिखा हुआ नहीं समझ पाते हो क्योंकि उसकी राइटिंग बड़ी ही अजीब होती है, तो आपको तुक्का मारना पड़ता है। तुक्का मतलब गैस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गैस करना पड़ता है कि इसने ये लिखा होगा। इसी तरह एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क, परिणाम स्वरूप आपकी कॉपी में आपके दोस्त के काम से कुछ छोटे छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण बातें बदल जाती हैं। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर, जो पांडुलिपि की कॉपी है, पांडुलिपि की प्रतिलिपियां हैं, उनमें भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। एज स्क्राइब्स, जैसे जैसे लिपिक प्रतिलिपियां बनाने लगे पांडुलिपियों की, दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, वो कुछ छोटे मोटे बदलाव उसमें करने लगे। ए वर्ड हेयर, कहीं पर एक शब्द, अ सेंटेंस देयर, तो कहीं पर एक वाक्य। दीज स्मॉल डिफरेंसेस, ये छोटे छोटे अंतर, ग्रीव ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग, कई सदियों तक
चलते गए प्रतिलिपियों में until manuscripts of the, जब तक कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, जो पांडुलिपियाँ थी, of the same text become substantially different from one another, और वो लिपियाँ एक दूसरे से काफ़ी अलग होने लगी। दिस इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम, यह एक बड़ी गंभीर समस्या है। बिकॉज वी रियरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे, कि आजकल हम लोग जो ओरिजिनल है, असली वाली पांडुलिपि है, उसको आज ढूंढना एक बहुत बड़ी समस्या है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय द लेटर स्क्राइब्स, और हम पूरी तरह से निर्भर हैं उन लिपिक के द्वारा लिखी हुई प्रतिलिपियों पर। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट, इतिहासकारों को अलग अलग पांडुलिपियाँ पढ़नी पड़ती हैं। ऑफ द सेम टेक्स्ट, एक ही मैटर की, टू गैस, अंदाज़ा लगाने के लिए, दैट द ऑथर हैड ओरिजिनल रिटर्न, कि ऑथर ने वास्तव में क्या लिखा होगा। ऑन ओकेजन, किसी फंक्शन पर, किसी त्योहार पर, ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स, ऑथर्स रिवाइज क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स, जो लेखक था वह अपने मूल वृत्तांत को समय समय पर बदलता रहता था। द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में, क्रॉनिकलर एक इतिहासकार जिनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी, नाम याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने अपना पहला वृत्तांत लिखा था 1356 में। कब लिखा था? 1356 में पहला वृत्तांत लिखा था। एंड अनदर वर्जन, और उसका दूसरा रूप 2 years लेटर, 2 साल बाद लिखा। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे से अलग थे, बट लेकिन हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s, लेकिन जो इतिहासकार हैं उन्हें 1960 तक जियाउद्दीन बर्नी के पहले वर्जन का पता ही नहीं था। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस, क्योंकि यह खो चुका था हमारे पुस्तकालयों के बड़े बड़े कलेक्शंस में, बड़े बड़े इकट्ठा की हुई जगह पर। अब आते हैं न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, ग्रुप्स, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। The study of 1000 years between 700 to 750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over this period. इन 1000 साल का अध्ययन, किन 1000 साल का? 700 से लेकर 1750 तक का ये जो अध्ययन है, यह अध्ययन करना इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या है? एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे विकास हुए हैं, अलग अलग तरह के विकास किए गए हैं। दैट अकर्ड ओवर दिस पीरियड, जो इस समय में हुए हैं। एट डिफरेंट मोमेंट्स, अलग अलग समय पर। इन दिस पीरियड, इस अवधि में, न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, नई नई प्रौद्योगिकी देखने को मिली है। लाइक, जैसे कि द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, सिंचाई में पर्शियन व्हील किसको कहा गया है? हरट को। रहट आपने सुना होगा, जो गोल गोल पहिए थे, जो पहले पुराने समय पानी दिया करते थे खेतों में। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, कताई में चरखे। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और युद्ध में आग्नेयास्त्र, मतलब कि आग के अस्त्र, जैसे कि बारूद वाले हथियार। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, अब हमारे इस उपमहाद्वीप पर नई नई खाने पीने की चीज़ें आ गई थी, जैसे पोटैटोज, आलू, कॉर्न, मक्का, चिलीज, मिर्च, टी, चाय एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी। रिमेंबर दैट, याद रखो, ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स, याद रखना, ये जो नए नए प्रौद्योगिकी या ये फसलें आई हैं, केम अलोंग विद द पीपल, ये जिन लोगों के साथ आई है, हु ब्रॉट द आइडियाज़ विद देम एज वेल, वो अपने साथ कुछ आइडियाज़ भी लेकर आए होंगे,
कुछ आइडियाज़ भी उन लोगों के पास, कुछ नए विचार भी उन लोगों के पास थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दिस वाज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। ये जो समय था, ये जो अवधि थी, यह वह अवधि थी जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशल, सामाजिक एंड कल्चरल, सांस्कृतिक बदलाव हुए। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस। आप इन कुछ बदलावों के बारे में जानेंगे। कब? इन चैप्टर 5, 6 एंड 7, 5वें, 6ठे और 7वें सब्जेक्ट में, चैप्टर में। दिस वाज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। यह जो समय था, यह जो अवधि थी, यह एक गतिशीलता वाली अवधि थी जिसमें कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी ही आवाजाही कर रहे थे। ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के समूह, ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की तलाश में लंबी लंबी दूरियां, लंबे लंबे मीलें तय कर रहे थे। द सब कॉन्टिनेंट हैड इमेंस wealth and the possibilities for people to carve a fortune। इस उपमहाद्वीप पर, यहाँ बात हो रही है हमारे उपमहाद्वीप की, इस उपमहाद्वीप पर बहुत संपदा है, बहुत संपदा थी। एंड द पॉसिबिलिटीज़, और यहाँ पर अवसर भी था अपने भाग्य को बनाने का। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड। इस अवधि में एक समूह था, एक समुदाय था, और वह समुदाय किसका था? राजपूतों का। ये नाम आया है राजपुत्र से। राजपुत्र का मतलब द सन ऑफ ए रूलर, शासक का बेटा, राजा का बेटा। बिटवीन द 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक का ये जो टर्म थी, ये जो शब्द था, ये वो लोग यूज़ करते थे जो योद्धाओं के समूह से थे, जो योद्धाओं का समुदाय था, जो अपने आप को क्षत्रिय बताते थे, जिसको हम क्षत्रिय मानते थे। द टर्म इंक्लूडेड, और इस शब्द में सिर्फ शासक या उनके सामंत ही नहीं थे, शासक या उनके सामंत ही नहीं थे, बल्कि वो सैनिक और वो सेनापति भी थे जो अलग अलग सेनाओं में, अलग अलग राजाओं के लिए इस उपमहाद्वीप पर सेवा करते थे। ए कैवलिक कोड ऑफ कंडक्ट, ए कैवलिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता किसकी? कवि और चारण की। किसकी? कवि और चारण की, जो अपने अपने तरीकों से, अपने अपने कविताओं से इन राजपूतों के प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गान करते थे। क्या करते थे? गान करते थे। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल, और भी लोगों का समूह था। हाँ चलो यहाँ बता देते हैं आपको दो चीज़ें। एक्सट्रीम वैलोर, इसका मीनिंग होता है प्रबल पराक्रम, जो बहुत पराक्रमी हो, जो बहुत बलशाली हो। ए ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, इसका मतलब होता है स्वामी भक्ति। बार्ड्स का मतलब होता है चारण, जो आपका गुणगान करते हैं। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल, इसके अलावा भी कुछ लोगों का समूह था जिन्होंने इस राजनीतिक समय में अपने अवसर को भुनाने में पीछे नहीं रहे। वो कौन से लोग थे? जैसे कि मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, अहोम और कायस्थ हो गए। अहोम और कायस्थ एक वो कास्ट है, वो जाति है स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज, मुंशी और लिपिक की, जिन्होंने उस समय राजाओं की सेवा की। उन्होंने भी राजनीतिक समय में, राजनीतिक खासियत में अवसर को बुनाने में पूरा योगदान लिया। थ्रूआउट दिस पीरियड देयर वाज ए ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। इस समय में जंगल साफ होने शुरू हो गए, जंगल कटने शुरू हो गए। एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, और खेती का फैलाव होने लगा।
अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स। और कुछ एरिया में, कुछ जगहों पर यह बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा था, तो कहीं पर थोड़ा धीरे से हो रहा था। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट डेवलपर्स टू माइग्रेट। यह जो बदलाव हो रहा था किसमें, हैबिटेट में, फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट डेवलपर्स, इन्होंने बहुत सारे वनवासियों को वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ पर एक वर्ड है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब रेफर्स टू द एनवायरनमेंट, यह उस पर्यावरण से संबंधित है, एक रीजन के, एक जगह के जहाँ पर सामाजिक और आर्थिक लाइफस्टाइल होती है उस वहाँ पर रहने वाले की। इसका मतलब है पर्यावास। क्या मतलब है, पर्यावास, मतलब कि आवास प्लस पर्यावरण या पर्यावरण प्लस आवास मिलकर बनता है पर्यावास, हैबिटेट। मतलब वह जगह जहाँ पर एक इंसान रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड, और कुछ ने खेत को जोतना शुरू कर दिया, एंड बिकेम पीजेंट, और वो किसान बन गए। दीज न्यू पीजेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल। यह जो नया किसानों का ग्रुप था, किसानों का समूह था, यह धीरे धीरे शुरू हो गया प्रभावित होना, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित होना, बाय रीजनल मार्केट, उनके रीजन के बाज़ारों से, वहाँ के मुखियाओं से, वहाँ के पुजारियों से, वहाँ के मठों से और वहाँ के मंदिरों से। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, ये बन चुके थे एक बहुत बड़े और बहुत जटिल समाज का हिस्सा। एंड वर रिक्वायर्ड, और इनको ज़रूरत थी अब टू पे टैक्सेस, कर अदा करने की, एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स, और जो इनका स्थानीय मालिक होता था, स्थानीय लॉर्ड होता था, उसको इन्हें बेगार करने की, मतलब उनको अनाज हुआ तो कभी कभी अनाज दे दिया, कभी उनको जरूरत पड़ी उन्होंने इनको बुला लिया, उनकी सेवा कर दी। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंगस्ट पीजेंट। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि किसानों के आपस में ही आर्थिक और सामाजिक बदलाव या अंतर आने लगे। सम पजेस्ट, कुछ किसानों के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, मवेशी थे, और कुछ लोगों को आर्टिसनल वर्क, दस्तकारी करनी पड़ती थी, जिस समय वो खेती से फ्री होते थे। जब उन्हें खेती से समय मिलता था तो दस्तकारी भी करते थे। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, इस तरह जो समाज था वह बहुत अंतर महसूस करने लगा, उसमें बहुत अंतर आ गया। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज, जो लोग थे वह जातियों में बढ़ना शुरू हो गए, और सब कास्ट और जनजातियों में बढ़ना शुरू हो गए। रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड के बेस पर, उनका जो बैकग्राउंड था उसके बेस पर उनको रैंक देना शुरू हो गया। एंड देयर ऑक्यूपेशंस, और उनके व्यवसाय के बेस पर उनको एक नंबर देना शुरू हो गया। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, और यह जो रैंक थी यह स्थायी नहीं थी। एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द जाति, और यह बदल जाया करती थी किसके अकॉर्डिंग, जिस मेंबर पर, जिस व्यक्ति पर उस जाति के पास ज़्यादा सत्ता, पावर मीन्स ज़्यादा सत्ता या ज़्यादा ताकत, ज़्यादा इन्फ्लुएंस, ज़्यादा प्रभाव या ज़्यादा रिसोर्स, ज़्यादा संसाधन नियंत्रण में उसके होते थे, उसके पास वह रैंक चली जाती थी। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर एक जाति का स्टेटस, उसका प्रभाव अलग अलग होता था। कहीं पे अगर वह बहुत अमीर है तो उसका एक स्टेटस, एक रैंक होती थी, कहीं और जाने पर वह बहुत गरीब है तो उसकी कोई रैंक नहीं होती थी। जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स, जातियों ने अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम और कानून बना लिए। टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, अपने लोगों को नियंत्रण करने के लिए। दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, और जो ये नियम होते थे यह लागू किए जाते थे एल्डर्स, बड़ों की
उपस्थिति में, डेस्क्राइब्ड इन सम एरियाज, और इन असेंबली को, इन इकट्ठा होने को कुछ जगह पर जाति पंचायत का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? जाति पंचायत। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स, लेकिन जातियों को भी जरूरी था कि वह फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेजेस, कि वह उस गांव के जो नियम व कानून हैं उनका भी पालन करे। ये नहीं कि अपना नियम कानून बना लिया तो गांव के भूल गए, उनको अपने कानून के साथ साथ गांव का भी नियम कानून मानना पड़ता था। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय ए चिफ्टन, कुछ गांव तो ऐसे थे जो मुखियाओं के द्वारा चलाए जाते थे, जिन पर मुखियाओं का हाथ होता था। एंड टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, और अगर देखा जाए तो वह गांव एक राज्य का एक छोटी सी इकाई होती थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया है। अब यहाँ तक आप इसको रिवाइज कीजिए, इसको समझिए, और इसमें अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ें, यह बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके किसी भी एग्ज़ाम में इस पार्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, राजाओं के बारे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।